देश इस वक्त एक और गंभीर समस्या से जूझ रहा है, वो है पॉल्यूशन, जिसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। AQI लगातार बिगड़ता जा रहा है। राजनीति भी काफी देखने को मिली, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी धरती को नुकसान हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं आज की खबर और आज हम एक बार फिर करने वाले हैं पर्यावरण पे चर्चा, जिसपे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो सबसे पहला सवाल कि जो प्रदूषण का स्तर है वो हर बार सर्दियों में बढ़ जाता है, ये क्यों होता है? जब सर्दी आती है तो प्रदूषण एक बार नीचे आ जाता है, धुआं धुंध की चादर छा जाती है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है और इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो ये वाडेकर साहब ने ये गाना गाया था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हर बड़े शहर की नियति बन जाएगी, विशेषकर सर्दियों में। आप देखते होंगे जैसे जैसे सितंबर ख़त्म होता है और अक्टूबर में हम लोग प्रवेश करते हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगभग हर बड़े शहर की यही स्थिति हो जाती कि लगभग हम लोग 15 से लेकर 50 सिगरेट के बराबर धुआं इनहेल कर रहे, वो भी जाने अनजाने। तो ये जो स्थिति होती है, इसमें कुछ हद तक वातावरणीय फैक्टर तो जिम्मेवार हैं, जिस पे मेरा आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जिन पे मेरा आपका कंट्रोल है। वातावरणीय फैक्टर में ये होता है कि हवा की गति थोड़ा सा धीमी हो जाती है और धीरे धीरे वातावरण में मॉइस्चर, नमी आने लगती है, क्योंकि सर्दियाँ लगभग शुरू होने को होती हैं और हवा का बहाव रुक जाता। तो जो भी आसपास का परिवेशीय जो पार्टिकुलेट मैटर हुआ, जिसे एम्बिएंट पॉल्यूटेंट कह सकते हैं हम, तो वो आसपास ही बना रहता, ऊपर की तरफ उड़ के नहीं जा पाता है। और दूसरी चीज़ इसमें एड ऑन क्या करता है, कैटलिस्ट के रूप में मैं और आपने अपनी ज़रूरतों के लिए जो भी तमाम गाड़ियों का उपयोग करते हैं हम लोग, तमाम संसाधन हम लोगों ने जुटाए हुए हैं, कुल मिला के हम लोगों ने लालची स्वभाव अपनाते हुए जो हमारी ज़रूरत थी उस ज़रूरत के अलावा कई गुना अपनी सुख सुविधाओं को जुटाया। और उस वजह से क्या हुआ, ये धरती बुरी तरह से प्रभावित हो गई। ये धरती अब कराह रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है, और वो अपना एंग्विश या गुस्सा इस रूप में निकाल रही है, जो हम और आप लोग देख रहे हैं कि आज छोटे बच्चे से लेके जो जस्ट जन्म ले रहा है से लेके बड़े बुजुर्ग 70-80 साल तक हर व्यक्ति परेशान है। विशेषकर छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, मैं और आप परेशान हैं। और इस कई लोगों को इसका इफ़ेक्ट तुरंत देखने को मिल जाता। जैसे अगर मैं और आप कहें तो आपने देखा होगा कि हमारे आपके गले में खरांसी होने लगती है, तो हम लोग सोचते हैं कि शायद सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम परिवर्तन हो रहा है इसलिए हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इस एयर है, जो दमघोंटू एयर है, जो हवा में ये पर्यावरणीय प्रदूषण के रूप में पार्टिकुलेट मैटर है, जो PM 2.5, मतलब बहुत बारीक महीन कण। आप ये सोचिए कि ये जो हेयर होता है ना, इसका अगर हम देखें तो इसका PM 50 होता है, मतलब 50 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। और जो PM 2.5 सोचिए तो कितना महीन नहीं होगा, तो वो हमें और आपको तो दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी PM 10 थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन वो भी नहीं दिखाई देते। तो ये आसपास के जो हवा में पाए जाते हैं, जो मेरी आपकी गाड़ियों से निकलते हैं, हमारे आपके फॉसिल फ्यूल को जलाने से, या आसपास का जो भी चिमनियाँ, या फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में संयंत्र लगे हुए हैं, ये इन सब गतिविधियों से, मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैं ये। अगर हम इसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या जैसे अभी सर्दियों में ये हाल होता है, क्या आने वाले समय में 365 दिन यही हाल रहेगा क्या? नहीं, 365 दिन तो नहीं रहेगा, लेकिन क्या होगा कि अभी स्थिति इमरजेंसी की स्थिति है, मतलब इन्वायरमेंटल इमरजेंसी हम कह सकते। आप देख रहे होंगे जब भी आप एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे AQI कहते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बड़े बड़े शहरों में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एम्बिएंट एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए सरकार ने लगाए हैं। जैसे हम लोग यहाँ खड़े, इससे थोड़ा ही पास में यहाँ पर अलीगंज में एक केंद्रीय विद्यालय है, तो उसमें लगाया गया है। ऐसे तालकटोरा में है, ऐसे लाल बाग में है, ऐसे शकुंतला देवी यूनिवर्सिटी में है, या भारत के अलग अलग हिस्सों में बात कर सकते हो। तो या फिर आप अपने मोबाइल के द्वारा भी, उसमें कोई एक ऐप होते हैं विशेष प्रकार के, जैसे सफ़र ऐप हुआ, एक समीर ऐप हुआ, इसको डाउनलोड करके उसमें वायु गुणवत्ता अपने शहर की देख सकते हो।
तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो उस हवा में जब पता चला कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है, तो उससे क्या होता है कि जब हम और आप लोग उससे सांस लेते हैं तो कई लोगों को तुरंत इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, एकदम छींकें आने लगती हैं, आँखों में जलन होने लगती है, आवाज़ भारी होती है, सीटी की आवाज़ आने लगती है। कई लोगों को जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनकी हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, उनकी हृदय गति बढ़ जाती है, और इवन कई लोगों को जो अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको अस्थमेटिक अटैक होने लगता है। ये सब देखा गया। स्कूलों कॉलेजों में बात करें, अमेरिका में एक शोध किया गया तो देखा गया कि लगभग 22% एब्सेंटेज में बढ़ जा रही। मतलब आजकल जो पेरेंट्स हैं इतने जागरूक हो रहे कि ऐसी दमघोंटू हवा में बाहर भेजना पसंद नहीं कर रहे, वो घर के अंदर ही रख रहे हैं। तो ये कुल मिला के ऐसी एक माहौल क्रिएट होता है, ऐसा माहौल क्रिएट होता है जो हमें विकास की तरफ नहीं विनाश की तरफ ले जा रहा है। मतलब मैं और आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। भाई जाने अनजाने मैंने अभी कभी जीवन में अपने सिगरेट नहीं पी, और मैं लगभग 20 से लेके 50 सिगरेट के बराबर धुआं इनहेल कर रहा हूं जो भविष्य में मुझे आपको प्रभावित करेगा। तो ये तो एक प्रकार की बहुत ही बड़ी एक त्रासदी है, और इस तरफ हमें आपको तो ध्यान देना ही होगा, सरकारों को भी ध्यान देना पड़ेगा और सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। दिल्ली में तो विंटर वेकेशंस के भी घोषणा कर दी गई है, और अगर बात करी जाए उन बच्चों की जो कि गैस चैम्बर में रह रहे हैं, यानी कि दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, तो उनका भविष्य किस तरह से देखते हैं? पहले लोग हज़ारों साल जीते थे, 100 साल जीते थे, आज के वक्त में 60 साल भी लोग नहीं जी पा रहे। जो आज की जनरेशन है जो इस गैस चैम्बर में सांस ले रही है, उसका भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ये गैस चैम्बर शब्द बिल्कुल उपयोग किया, अच्छा, बहुत अच्छा शब्द है। बिल्कुल गैस चैम्बर में बंद हो गए हम और आप लोग। देखिए दिल्ली जैसे शहरों की तो त्रासदी ये है कि इतना ज़्यादा व्हीकुलर पॉल्यूशन तो ऑलरेडी है वहाँ पे। देखिए बड़े बड़े शहरों पर लोगों का बोझ ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, शहर लोग जाते हैं कमाने के लिए, आजीविका के वहाँ पे साधन थोड़ा सा ज़्यादा हैं, तो लोग गांव छोड़ के शहर पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ से आके जब लौटते हैं तो कभी ट्यूबरकुलोसिस लेके लौटते हैं, कभी अस्थमा लेके लौटते हैं, कभी ब्रोंकाइटिस, कभी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कभी सीओपीडी, ये अलग अलग बीमारियाँ लेके लौटते हैं। तो ये पहली बात तो जाननी है। दूसरी चीज़, हमारे दिल्ली के आसपास का जो एरिया है जहाँ पर हमारे किसान बंधु लोग फसलों को उगाती हैं, फसल अवशेष को आप सब लोग जानते हैं, पराली कहते हैं। तो अब वो आप काटने के बाद कुछ हिस्सा खेत में खड़ा रहता है तो उसको फिर जला दिया जाता है। तो ये इसके लिए सरकार ने बड़ी जागरूकता फैलाई, बहुत हद तक कम भी हुआ, लेकिन उतना कम नहीं हो पाया जितनी आशा की जा रही थी। हमारा एक वैज्ञानिक नवाचार भी आया, एक वैज्ञानिक हमें आपको एक सॉल्यूशन भी मिला कि आप पूसा जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक इस प्रकार का केमिकल डेवलप किया कि उसके द्वारा वो डिकम्पोज हो सकता है। लेकिन अभी किसानों के अंदर जागरूकता लाने की ज़रूरत है, उसमें आप जैसे मीडिया कर्मियों, संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये एक बृहद अभियान चलाने की ज़रूरत है, मतलब एक्ट टुगेदर, मिलजुल के इस काम को करने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति की वजह से नहीं होने वाला है, आप अकेले करें, मैं अकेले करें, ऐसे नहीं होने वाला। इसमें हर व्यक्ति को जानना पड़ेगा कि आज जो हवा में वायु प्रदूषण है ये मुझे प्रभावित कर रहा, आपको भी प्रभावित करेगा, गरीब को भी करेगा, अमीर को करेगा। बस ये है कि हो सकता अमीर कुछ दिनों के लिए अपने घर में बंद हो जाएं, एयर प्यूरीफायर लगा लें, लेकिन कुछ काम के लिए घर से बाहर तो निकलेंगे ही, और उनकी इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं से इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं जुटा लोगे तो वो फिर ऐसी परेशानियां भी आने लगती हैं जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा है, वो हमें आपको रोगों से बचाती है। सुशील जी, हमने कुछ समय में देखा है कि जो एयर प्यूरीफायर है उसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में। लखनऊ की हवा भी बहुत ज़्यादा दूषित हो गई, यहाँ पे भी लोग अब घर में एयर प्यूरीफायर लगाना ही पसंद कर रहे हैं। तो क्या ये आखिरी विकल्प है या फिर इस हवा को सुधारने के लिए कोई और कदम उठाया जा सकता है? अभी भी वक्त है। अब देखिए, एयर प्यूरीफायर कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? हमें और आपको एक स्वच्छ आकाश मिला था, सुंदर वातावरण, बिल्कुल हेल्दी इन्वायरमेंट मिला था, टिमटिमाते तारे मिले थे, आसपास जीव जंतु मिले थे, वो तो हमने तहस नहस कर दिए ना। अब ये जो इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस हो गया, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो गया, इसकी हम भरपाई कर रहे हैं अब जो आर्टिफिशियल ढंग से। एयर प्यूरीफायर एक महंगा विकल्प है,
भारत जैसे देश में जहाँ इतनी सारी जनसंख्या है, वो गरीबी रेखा से नीचे रह रही, या फिर उनके पास बहुत ऐसे साधन हैं कि वो अपनी रोजी रोटी का ही गुजर बसर कर पा रहे, तो अब ऐसी स्थिति में वो एयर प्यूरीफायर का खर्चा कैसे अब उठा पाएंगे? क्योंकि एयर प्यूरीफायर में तो HEPA हाई इफ़िशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर लगता है, वो महंगा होता है, वो हवा से छान के फिर उसको साफ हवा को अंदर जाने देता है। तो हर व्यक्ति तो एयर प्यूरीफायर नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ, एयर प्यूरीफायर के रूप में वो इस प्रकार के पौधे लगा सकते हैं इंडोर पॉल्यूटेंट को, इंडोर पॉल्यूशन को ख़त्म करने वाले, जैसे स्नेक प्लांट हो गया, रबड़ प्लांट हो गया, चाइनीज बम्बू हो गया, मनी प्लांट हो गया। अपने आसपास खूब सारे हरे भरे दरख्तों को खड़े करिए, पेड़ पौधों को लगाइए। ये लंग्स ऑफ द प्लैनेट हैं, ये हमारी धरती के फेफड़े हैं, ये हवा को वैसी साफ करते हैं जैसे मैं और आप जब सांस के द्वारा हवा लेते और हमारे फेफड़े हवा को साफ करते, ऐसी ये पेड़ पौधे भी हवा को साफ करते। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, ये एक सस्टेनेबल विकल्प हो सकता है, ये एक लॉन्ग टर्म विकल्प हो सकता है, ना कि एयर प्यूरीफायर को घर में लगाना। मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ की भी बहुत चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि इससे हम आने वाला भविष्य सुधार सकते हैं। देखिए, जैसा कि मिशन लाइफ LIF ही एक L फॉर है लाइफ स्टाइल और फॉर इन्वायरमेंट, मतलब जीवन को बचाने के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसी जीवनचर्या जिएं जो पर्यावरण हितैषी हो, ऐसे काम करें जिसमें हमारी धरती, हमारा इन्वायरमेंट थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले, शुक्रिया अदा करे। धरती बिना बोले अंदर से उसकी आत्मा आए कि भाई धन्यवाद, आपने कुछ अच्छे काम किए, हरे भरे काम किए। तो ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया और स्कूलों, कॉलेजों और आम जन लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये एक प्रकार की ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हम लोगों को अगर साक्षर कर दें, मतलब उस परेशानी को आने न दें, पर्यावरण पॉल्यूशन जैसी स्थिति जो बढ़ती जा रही है, अगर हम उस पर रोक करके और कम करें और धीरे धीरे हम कार्बन न्यूट्रल होने की स्थिति की तरफ जाएं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने COP26 में वादा कर दिया है दुनिया के सामने कि हम 2070 तक एक ऐसी इकोनॉमी करेंगे जहां पर कि पॉल्यूशन बहुत कम होगा, मतलब कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाएंगे। तो मिशन लाइफ में कुछ बिंदु जोड़े गए, जैसे मिसाल के रूप में पहला बिंदु ये है कि आसपास उगे और मौसम में लगे, जो हमारा मौसम है उसमें लगे हुए फल और आसपास उगाने वाले फलों का उपयोग करें। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोकल फलों का उपयोग करें, सब्जियों को खाएं, और खाएं ही नहीं बल्कि वोकल बने, लोगों तक इसकी जागरूकता फैलाएं। दूसरी बात, हम लोग पानी का संचय करें, पानी को बचाने के कदम उठाएं, पानी के प्रति जागरूकता फैलाएं, क्योंकि आपने तो सुना होगा कि अगला विश्व युद्ध किन्हीं और बिंदुओं पे नहीं लड़ा जाएगा। अब जिसके पास पानी होगा वो दुनिया पर राज्य करेगा, जिसके पास पानी नहीं होगा वो दूसरे देश के प्रति कातर निगाहों से देखेगा। और आप तो देख रहे हैं, हमारे देश में ही देखें तो कई राज्यों में पानी को लेके बड़ी ही हाहाकार मची और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। कार्बन न्यूट्रल के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा विस्तार में बताइए, आखिर ये है क्या और क्या भविष्य यही होगा? बिल्कुल, मिशन लाइफ के अंतर्गत कार्बन न्यूट्रल की जो रखी गई कंसेप्ट, तो इसमें जैसे ये है शिखा जी, मैं अगर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना चाहता, 2 किलोमीटर, तो पैदल जा सकता हूँ या साइकिल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बनिस्बत एक पूरी कार लेके जाऊँ और उसमें अकेला व्यक्ति सफ़र करे। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने साथ कारपूलिंग कर लें। अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आपके पास अगर दिल्ली या बम्बई जाना है, विकल्प 2 हैं, और आपके पास समय भी है कि आपके पास ट्रेन का भी विकल्प है, तो आप वायुयान की यात्रा करने से बचें। मतलब वायुयान को कहें टाटा बाय बाय और ट्रेन को करें हेलो हाय। तो ये एक अच्छी बात हुई ना। ऊर्जा का बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्व उपयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आपके घर में ऊर्जा आती रहे, बल्ब जलते रहें, LED चमकती रहे, तो ऑफ करना भी सीखें। जब ज़रूरत नहीं ऑफ कर दें। सुबह जल्दी जगें, शाम को जल्दी सोएं, और पर्याप्त जो वातावरण में धरती पर उपलब्ध ऊर्जा है, मतलब सूर्य की एनर्जी है, उसका उपयोग करें। इससे क्या होगा, हम अनावश्यक बोझ नहीं बनेंगे ऊर्जा के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये हम काम कर सकते हैं। अगर हम किसी सोसाइटी में कोई मकान खरीदने जा रहे हैं तो उस मकान को खरीदते समय ये सुनिश्चित करें कि क्या उस सोसाइटी में आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई उन्होंने समायोजन किया है, इस प्रकार की व्यवस्था की है, या फिर
उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी वाले पैनल लगाए हुए हैं क्या ये, या फिर और ग्रीन एनर्जी या पवन चक्की या जो भी हम लोग विंड मिल के द्वारा ऊर्जा बनाते, क्या ऐसा किया हुआ है क्या? ये छोटे छोटे से हम स्टेप अपना सकते हैं। कोशिश करें अपने जीवन में रिसाइकिल करके चीज़ों को उपयोग करें। आप याद करिए शिखा जी, बचपन में हम और आप लोग घर से थैला लेके जाते थे सामान खरीदने। आज की डेट में हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी वन टाइम यूज करके फेंक देते हैं, वो कचरे के रूप में धरती पे इकट्ठी हो रही। तो हमें इस बारे में सोचना है कि हमें पुरानी रवायतों को ज़िंदा करना है। हमारे माता जी, पिताजी, दादा दादी, नाना नानी पुराने कपड़ों से थैले या चीज़ों को बनाते थे, पुनर्चक्रित करते थे। उन चीज़ों को फिर से अपनाने की ज़रूरत है। सुशील जी, जागरूक होने की ज़रूरत है और जो अभी गवर्नमेंट द्वारा प्लान किया जा रहा है वो तो भविष्य के लिए है। भविष्य में जाके उसका उदाहरण देखने को मिलेगा, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें मौजूदा वक्त की, तो इस वक्त जो पॉल्यूशन की मार, जहरीली हवा हम लोग इनहेल कर रहे हैं, उससे कैसे बच सकते हैं? उसके लिए क्या उपाय है जो हम अभी करेंगे और कुछ समय में उसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, स्किन पे एलर्जी, गले में खराश से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो घर से बाहर जब भी निकलें तो मास्क लगा के निकलें। ये हमने एक अच्छी आदत कोरोना के टाइम जाने अनजाने सीखी थी, तो ये अपनाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अपने आसपास पानी का छिड़काव करें, जिससे कि जब पानी का छिड़काव करेंगे तो डस्ट पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन है। शहर में अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उनसे अनुरोध करें कि बाहर ग्रीन कलर की जो चादर आती है उसको लगा लें, क्योंकि सीमेंट पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी सच्चाई है बड़े बड़े शहरों की। ये मुझे और आपको बीमार कर रहा है। इसके अलावा लोगों में जागरूकता फैलाएं, लोगों को जागरूक करें कि आप कोई भी बायोफ्यूल ना जलाएं अपने आसपास। जैसे पेड़ के पत्ते गिरे तो उसको उठा के एक जगह डालें, जिससे कि हरी भरी खाद बन जाए और आपके क्यारी में सुनहरे और सुंदर फल फूल लग जाएं। ये छोटे छोटे हम कदम उठाएं लोगों के बीच में, तो शायद अभी तो हम लोग बचा ही पाएंगे। और भविष्य के रूप में हम जब कोई भी तीज त्यौहार मनाएं, अपना जन्मदिन मनाएं, शादी की वर्षगांठ, तो एक दूसरे को पेड़ पौधे या ग्रीन सैपलिंग भेंट दें और उनसे कहें कि इसको आप उसी प्रकार से पालिए पोसिएगा जैसे आप अपने बच्चों के लिए भी प्रयत्न करते हैं। तो शायद हम इस धरती का हरापन लौटाने में कुछ मदद कर पाएंगे और अपने, न केवल अपने जीवन को बल्कि आने वाली पीढ़ी को 40-50 साल बाद भी एक अच्छी सुंदर हरी भरी धरती दे पाएंगे, और जो कि एक बहुत बड़ी हमारी आपकी जिम्मेवारी भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के हमें तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी थे, जिन्होंने हमें तमाम जानकारियाँ दी है कि किस तरह से हम अपनी धरती को बचा सकते हैं, इस पॉल्यूशन को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पॉल्यूशन हमें बीमार कर रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी आज के वक्त में कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो पशु पक्षी हैं वो भी कई बीमारियों के शिकार हो गए हैं। तो अब हमें सोचने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है कि अगर हम आज नहीं चेते तो हम कभी नहीं चेतेंगे और अपनी धरती को यूं ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और जो हमारा जीवन कभी हज़ारों साल का हुआ करता था, आज वो 60 साल का भी नहीं रह गया है। और आने वाले समय में इसकी उम्र कितनी रहेगी ये तो फिर हम भी नहीं बता पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।